गरीब के पेड़ पर जादुई सोने के बर्तन। नाथूलाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसकी एक तरफ वकील खड़ा होता है तो दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे और उनकी दोनों पत्नियां खड़ी होती है। वहीं उनके साथ उनके बच्चे भी खड़े होते हैं। नाथूलाल अपने वकील से कहता है, वकील साहब, आपने पेपर तैयार करवा दिए या नहीं करवाए? जैसा जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही पेपर तैयार करवा कर लाया हूं, बस आपके साइन चाहिए अब। नाथूलाल अपने साइन प्रॉपर्टी और अपनी जमीन जायदाद के पेपर्स के ऊपर कर देता है, जिसके बाद वो एक पेपर अपने बड़े बेटे को देता है और एक पेपर छोटे बेटे को। विक्रम बेटा, ये इस हवेली के पेपर हैं। तुम नौकरी करते हो और अच्छा कमा लेते हो, इसलिए मैंने ये हवेली तुम्हारे नाम कर दी है। और ये लो बेटा पीयूष, ये मेरे जितने भी जमीन खेत हैं उनके पेपर हैं। तुम्हारे पास काम के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खेत दे रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम खेती बाड़ी करना और मेहनत करके पैसा कमाना। और हाँ विक्रम बेटा, हमेशा अपने छोटे भाई को अपने साथ ही रखना। जी पिताजी, आप जैसा कहो। पिताजी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पिता का हाथ जोड़कर रोने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोनों भाई मिलकर नाथूलाल का अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद एक दिन विक्रम की पत्नी सुषमा उससे कहती है, विक्रम जी, अरे कब तक अपने छोटे भाई को इस घर में एक पिल्ले की तरह पालते रहोगे? कोई कामकाज करता नहीं है, ऊपर से उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे इस घर में फोकट का खा रहे हैं। सुषमा, हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर पीयूष कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को तो हमें ही संभालना होगा ना। आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी और आपके तो बच्चे हैं। अब आपको अपने घर के रिश्ते संभालनी चाहिए और वही अपने भाई को उसकी जगह, यानी जो पिताजी उसके नाम करके गए हैं, उसे वही भेजना चाहिए। कहे तो तुम सही रही हो। मैं तो सही कहती हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है। एक बात बताओ, पिताजी ने आपके छोटे भाई को खेत दिया और रहने की जगह, इस घर में उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। एक काम करता हूं, मैं आज इसको अपने घर से निकाल देता हूं। ये घर मेरा है और इस घर में वो नहीं रह सकता है। बेचारा पीयूष खेतों में काम करके जब दोपहर में वापस घर लौटता है तो वो बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा होता है। आते ही वो अपनी पत्नी चांदनी से खाना मांगता है। जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज तो सारा दिन खेतों पर काम करते करते ही निकल गया। चांदनी थाली भरकर खाना लेकर आती है और पीयूष को दे देती है। जैसे ही वो एक निवाला खाता है, वहां पर विक्रम आकर पूरी थाली में हाथ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। मुफ्त की रोटी बहुत तोड़ ली तूने, समझ में आया बेटा? चलो अब इस घर से निकल जाओ, और ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है ना? पिताजी ने मेरे नाम किया था इसे। भैया ये सब क्या है? पिताजी ने कहा था ना कि मैं भी इस घर में रहूंगा, फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये घर मेरा है और इस घर के कागज मेरे नाम पर है। तू इस घर में नहीं रहेगा, चल अभी के अभी निकल जा। विक्रम पीयूष और उसकी पत्नी का सारा सामान लेकर घर से बाहर फेंक देता है। रुकिए भैया, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे पिताजी की तस्वीर दे दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। पीयूष अपने पिता की तस्वीर दीवार से उतार लेता है, जिसके बाद विक्रम उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। आइंदा से इस घर की तरफ वापस पलटकर देखने की जरूरत भी मत करना। पीयूष के पास अब कोई और चारा नहीं था। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों पर लौट जाता है, जहां बहुत कड़ी धूप रहती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उनसे त्रिपाल लेकर आता हूँ। हम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। पीयूष के पास जो पैसे होते हैं वो उनसे प्लास्टिक की त्रिपाल लेकर आता है, जिसके बाद वो 4 बांस के डंडों की मदद से अपनी छोटी सी झोपड़ी को खड़ी कर देता है, जिसमें अब वो लोग रहने लगते हैं। एक तरफ वो झोपड़ी में रहता है तो दूसरी तरफ दिन रात खेतों में काम भी करता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो खेतों से कोई लाभ नहीं उठा पाता है। एक रात वो खेतों में चारपाई डालकर अपने पिता की तस्वीर लेकर रोते हुए तस्वीर से कहता है, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपका बेटा बहुत मजबूर हो गया है पिताजी। जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया है और खेती बाड़ी से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी आज भूखी ही सो रही है। पीयूष अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर सो जाता है। तभी आधी रात के समय उसे एक हलचल सी महसूस होती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही पीयूष नींद से उठता है वो खेतों की तरफ देखता है, जहां उसके पेड़ लगे होते हैं। वहां एक बुजुर्ग आदमी उन पेड़ों की सिंचाई कर रहा होता है। जैसे ही पीयूष उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता नाथूलाल होता है। पिताजी आप यहाँ? आपको देखकर तो बहुत सुकून मिला पिताजी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ है।
हाँ बेटा, मैं जानता हूँ बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तेरी परेशानियों को ठीक करने आया हूँ। ये देख, ये सारे जादुई पेड़ हैं, बस तुझे इन जादुई पेड़ों के सामने एक मंत्र बोलना है। आ मेरे पास आ, मैं तुझे तेरे कान में एक मंत्र बताता हूँ। नाथूलाल पीयूष के कान में उसे एक मंत्र बताता है। बेटा, अब इस मंत्र से उपचार कर जा। ना सृष्टम ना दुष्टम वायुमंडलम। पीयूष के मंत्र पढ़ते ही वहां के पेड़ अचानक से झूम उठते हैं और उनके अंदर से बहुत सुंदर प्रकाश निकलने लगता है। देखते ही देखते उन पेड़ों के ऊपर से सोने के बर्तन उगाते हैं। अरे वाह पिताजी, सोने के बर्तन, वो भी पेड़ के ऊपर उग रहे हैं। हाँ बेटा, अब मैं जाता हूँ, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, अब तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाथूलाल की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी पीयूष अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यह नजारा दिखाने के लिए लेकर आता है। पिताजी, कितना सुंदर है, और इस पर तो सोने के बर्तन उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता पिताजी। अजी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या ये हकीकत है? नहीं चांदनी, कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। चलो इन सोने के बर्तनों को तोड़ते हैं। पीयूष अपने परिवार के साथ मिलकर खेतों से पेड़ों के ऊपर से सोने के बर्तन तोड़ लेता है और अगले दिन उन्हें सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से एक बहुत बड़ा सा घर खरीद सकता था। वो सबसे पहले अपने लिए घर खरीदता है और अपनी जरूरत की चीजों का सारा सामान भी खरीदता है। जहाँ कल तक वो एक फकीर था, अब वो बहुत बड़े घर में रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन फिर से पीयूष रात के समय अपने खेतों में जादुई पेड़ के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगता है। ना शिष्टम ना दुष्टम वायुमंडलम। पीयूष के मंत्र पढ़ते ही सभी पेड़ों पर सोने के बर्तन फिर से उग जाते हैं। मैं अपने बेटे का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। पीयूष उन सभी सोने के बर्तनों को उतार लेता है और अपने बेटे कार्तिक और राधिका का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवाता है। ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास जादुई पेड़ है और उनके ऊपर सोने के बर्तन उगते हैं, तो क्यों ना मैं उन बर्तनों की एक फैक्ट्री ही खोल दूं और उन्हें कम दाम पर बेचूं ताकि लोग उसे खरीद सकें। इससे मुझे भी मुनाफा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। पीयूष फिर से एक रात अपने खेतों में पेड़ों के पास जाकर मंत्र पढ़ता है। ना सृष्टम ना दुष्टम वायुमंडलम। मंत्र पढ़ते ही पेड़ों के ऊपर से बहुत सारे सोने के बर्तन उग जाते हैं। पीयूष हर बार की तरह इस बार भी उन बर्तनों को तोड़कर इकट्ठे कर लेता है। अब हर रोज इसी प्रकार से जादुई पेड़ के पास जाकर मंत्र पढ़ता है और सोने के बर्तन तोड़कर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और अब उसके जीवन से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है। तो वहीं विक्रम की नौकरी छूट जाती है और मजबूरी के चलते उसे अपनी हवेली भी बेचनी पड़ जाती है। जब उसे अपने भाई की तरक्की का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। कोमल, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। तेरे हाथ की अदरक वाली चाय से मेरे सर का दर्द खत्म हो जाता है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन कब तक मेरे हाथ की चाय पियोगी? मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। बस एक बार अरुण को आ जाने दे, फिर मैं पंडित जी से कहकर अरुण के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी और उसकी जल्द से जल्द शादी करवा दूंगी। नम्रता अपनी बेटी कोमल से ये बोल ही रही होती है कि तभी उनके घर की बेल बजती है। कोमल जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका भाई अरुण उसके सामने खड़ा है और अरुण के साथ एक अंग्रेजन लड़की भी है। तभी वहाँ कोमल के पीछे नम्रता भी आ जाती है और अपने भाई और बेटे को अंग्रेजन लड़की के साथ देखकर नम्रता, कोमल दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तू यहाँ, वो भी ऐसे अचानक, और ये लड़की कौन है? माँ, मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसका नाम ओलिविया है और ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी। आप इसे अपने साथ इंडिया घुमाने के लिए लेकर आए हैं? नो नो ननैन जी, ये तो मेरे हस्बैंड है और मैं इस घर की डॉटर इन लॉ हूँ। क्या ये लड़की क्या कह रही है अरुण? माँ, ओलिविया बहुत ठीक कह रही है। मैं और ओलिविया काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसलिए हमने शादी कर ली। ये तूने क्या किया? एक अंग्रेजन को इस घर की बहू बना दिया। अब लोग क्या कहेंगे? इसे तो हमारे संस्कार और रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ, जो हुआ अब उसे कोई बदल नहीं सकता। आप गुस्सा छोड़िए और भाभी का गृह प्रवेश करिए। भाभी धीरे धीरे हमारे घर के सारे रीति रिवाज सीख जाएंगी। कोमल के कहने पर नम्रता अरुण को माफ कर देती है और ओलिविया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद कोमल अपनी अंग्रेजन भाभी का स्वागत करने के लिए कलश में चावल लेकर आती है। भाभी,
इस चावल के कलश को अपने पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करिए। कोमल जैसे ही ये कहती है वैसे ही ओलिविया उस चावल के कलश को धीरे से पैर से गिराने की बजाय एक बहुत तेज किक मारती है, जिससे वो कलश जाकर सीधा उनके एलईडी पर लगता है और उनका एलईडी टूट जाता है। ओलिविया की ये हरकत देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इसने तो घर में आते ही नुकसान कर दिया, न जाने अब और क्या क्या करेगी। सॉरी मॉम जी, मैं नेक्स्ट टाइम से धीरे से किक मारूंगी। ओलिविया की बात सुनकर नम्रता अपना सर पकड़ लेती है, जिसके बाद कोमल ओलिविया को उसके कमरे में ले जाती है। अगली सुबह होते ही ओलिविया साड़ी पहनकर तैयार होती है और नीचे आ जाती है। बहू, ये साड़ी तो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मॉम जी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। आज तू अपनी पहली रसोई में ज्यादा कुछ नहीं, बस कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी बना ले। तुझे खाना बनाना तो आता है ना? यस मॉम, मुझे फूड मेक करना आता है। ओलिविया जल्दी से किचन में जाती है और वहीं नम्रता और बाकी सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी ओलिविया खाना बनाकर सबके लिए बाहर ले आती है। मॉम, फूड इज रेडी। बहू, तूने 15 मिनट में ही कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी बना ली। ग्रेट भाभी, इतनी जल्दी खाना तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। थैंक यू मॉम जी। एंड नान जी, अब जल्दी से फूड को टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ओलिविया जैसे ही सबके सामने डाइनिंग टेबल पर बर्तन रखकर उसके ऊपर से प्लेट हटाती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बहू, ये क्या है? ये तूने क्या बनाया है? तू कढ़ाई के अंदर ये 4 पनीर के टुकड़े ले आई और रुमाली रोटी की जगह ये रुमाल ले आई। यस मॉम जी, आपने तो कहा था कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी खेलिए। अरुण, ये तू किसे उठा कर ले आया है? इसने तो आते ही मेरे सर में दर्द कर दिया। कोमल, अब तू ही इसे कुछ सिखा, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। अरे कुछ सीख अपनी ननद से, इतनी बड़ी हो गई है और तुझे खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए ये सब नया है, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। अपनी सास की बात सुनकर ओलिविया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी ननद कोमल की तरफ गुस्से से देखने लगती है। ओलिविया जब भी कोई गलती करती तो नम्रता हमेशा उसे कोमल का ही एग्जाम्पल देती, जिससे ओलिविया धीरे धीरे कोमल से नफरत करने लगती है। जस्ट इनफ, अब मैं अपनी ननद को सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतना कहकर ओलिविया गुस्से में किचन में जाती है और चुपके से देखती है कि उसकी ननद कोमल खाना बना रही है। कोमल जैसे ही किचन से बाहर जाती है तो ओलिविया जल्दी से आती है और लाल मिर्च का पाउडर उसकी सब्जी में डाल देती है। सी नाउ माय ननद जी, इस रेड चिली पाउडर से सब लोगों की ढंग कैसे जलती है। सब लोग जैसे ही कोमल के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो वो मिर्ची की वजह से सब लोग खाना थूक देते हैं। कोमल, तूने सब्जी में मिर्ची डाली है या मिर्ची में सब्जी? इतनी तीखी सब्जी। तू खाना बनाना भूल गई है क्या? मेरी तो पूरी जुबान ही जल गई। पता नहीं माँ, मैंने तो मिर्ची थोड़ी ही डाली थी। पता नहीं आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है, आइंदा ध्यान रखियो। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वहीं दूसरी तरफ ओलिविया कोमल को डांट पड़ता देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, कपड़े तो धुल गए, अब जाकर नीचे की साफ सफाई कर लेती हूँ। कोमल जैसे ही छत से नीचे आती है वैसे ही कोमल के पीछे ओलिविया आ जाती है और सारे धुले हुए कपड़ों पर मिट्टी लगा देती है। अब तो माझी इन गंदे क्लॉथ्स को देखकर तुम पर अपने गुस्से का वोल्केनो ब्लास्ट कर देंगी। शाम को जैसे ही नम्रता छत पर जाती है तो गंदे कपड़ों को देखकर भड़क जाती है और आकर कोमल पर चिल्लाने लगती है। कोमल, मैं तो बेफालतू में सबके सामने तेरी तारीफ करती थी। अपनी अंग्रेजन भाभी को देख, अंग्रेजन होने के बाद भी अब उसके कामों में सुधार आ रहा है और तू है जो अपने कामों को बिगाड़ रही है। काम नहीं करना होता तो साफ मना कर दिया कर, काम करके उसे बेकार मत कर। ये तूने कपड़े धोए हैं, ऐसा लग रहा है तूने कपड़े धोने के बजाय और गंदा कर दिए हैं। इससे अच्छा तो मैं बहू को ही देती धोने के लिए। माँ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। आजकल मेरे साथ मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बिगड़ रहा है। अब मेरे सामने ये कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? नम्रता वहाँ से चली जाती है। वहीं बेचारी कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओलिविया ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। कोमल को नहीं पता होता कि उसके साथ ये जो भी कुछ हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी ओलिविया ही कर रही है।
ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन कोमल, हर साल तू ही हवन के लिए प्रसाद बनाती है, इस साल भी तू ही प्रसाद बनाएगी। याद रखियो, प्रसाद में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ, आप फिक्र मत करिए, प्रसाद में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। कोमल प्रसाद बनाती है और उसे किचन में रखकर चली जाती है। तभी वहाँ ओलिविया आती है और प्रसाद के अंदर लहसुन का रस मिला देती है। लेकिन ओलिविया को ये नहीं पता होता कि उसको ये सब करते हुए उसकी सास नम्रता देख रही है। Whatever I have done till date, सबका ब्लेम तुम पर आया है और इसका ब्लेम भी तुम पर ही आएगा। अब देखना मॉम कैसे तुम्हें इस घर से निकाल देगी। तुम्हारी वजह से ही मुझे हमेशा मॉम से टॉन्ट सुनने पड़ते थे। कोमल, your game is over। नम्रता ये सब सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि आज तक जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। नम्रता गुस्से में ओलिविया पर चिल्लाती है। अपनी माँ नम्रता की आवाज सुनकर कोमल भी वहाँ आ जाती है। मुझे नहीं पता था कि तू अपनी ननद से इतनी जलती है। निकल जा मेरे घर से, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू घर को जोड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली है। मैं आज तक समझती रही कि मेरी कोमल ने ही सब कुछ किया है, लेकिन ये सब तो तूने किया है। सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ, प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। अपनी बेटी कोमल की बात सुनकर नम्रता अपनी बहू ओलिविया को माफ कर देती है, जिसके बाद ओलिविया भी अब सुधर जाती है और अपनी ननंद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।